प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते, मैं कमलेश सिसोदिया आपके अपने YouTube चैनल सत्या क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है ना। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी घरों में बैठे हैं, है ना। तो घरों में बैठकर भी हम अपनी पढ़ाई के स्तर को बहुत सूक्ष्म तरीके से जानें, है ना। इसके लिए आज मैंने आपके लिए एक वीडियो प्रस्तुत किया है जो हमारे महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। विद्यार्थियों, मेरा जो पिछला वीडियो था वो भाषा, लिपि और व्याकरण पर आधारित था, जिसमें भाषा के बारे में आपको बताया गया था। भाषा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, एक बार दोबारा से सुनिए कि जब व्यक्ति अपने मनोभावों को, अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्रस्तुत करने के लिए जो माध्यम काम में लाया जाता है उसे भाषा कहते हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया था व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण और टॉपिक था, वो था लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों को प्राय इतना ही पता है कि लिखने का तरीका और लिखने का तरीका जो है स्वर चिन्हों को, वो लिपि कहलाता है ना। और प्राचीन लिपि कौन सी है? तो प्रति उत्तर आ जाता है कि मैडम प्राचीन लिपि देवनागरी है। अब बच्चों से पूछो देवनागरी, इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आपको कैसे पता ये देवनागरी लिपि है, कुछ तथ्य दीजिए, तब प्रति उत्तर नहीं आता। तो आज हम इसी देवनागरी लिपि के महत्वपूर्ण बारीक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे वो है देवनागरी लिपि का नामांकन। देखिए, ये हो गया अपना आज का महत्वपूर्ण शीर्षक। पहला बिंदु है अपना देवनागरी लिपि का नामांकन, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का नाम कैसे पड़ा कि ये देवनागरी है? तो विद्यार्थियों सुनिए, प्राचीन काल में देवी देवताओं की पूजा विशेष संकेतों और चिन्हों के द्वारा की जाती थी, जिन्हें त्रिकोण या चतुर्भुज आकृतियों के मध्य लिखा जाता था। उन चिन्हों को और संकेतों को, तो उन आकृतियों को तो देवनागर कहा जाने लगा और उनके मध्य लिखे जाने वाले जो संकेत थे, जो स्वर चिन्ह थे, उनको देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाने लगा। जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा, ये बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ओम। तो ये जो चीज़ है ये तो क्या कहलाएगी? देवनागर, ठीक है। और ये जो है ये क्या कहलाएगी? देवनागरी लिपि। समझ में आ गया? देवी देवताओं की पूजा संकेतों और चिन्हों के द्वारा की जाती थी, ठीक है। तो जो आकृतियां बनती थी उन आकृतियों को तो देवनागर कहा गया और उनके मध्य जो लिखे जाने वाले स्वर संकेत थे या चिन्ह थे वो क्या कहलाने लगे? लिपि, ठीक है जी। तो ये तो हो गया देवनागरी लिपि का नामांकन। किसी एक विद्वान का मत नहीं है, बहुत से विद्वानों ने अपने मत को जाहिर किया है। जैसे ऐसा भी कहा जाता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण जाति है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाने के कारण भी इसका नाम नागरी या देवनागरी लिपि पड़ा है। ये एक दूसरा मत आता है हमारे सामने। यहाँ तक जी आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देखिए,
तो देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि देवनागरी लिपि के महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। सुनिए, सबसे पहले जो बिंदु आता है वो आता है हमारा कि यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं हमारी कॉपी में एक यहाँ पे हाशिया दिया होता है और हम यहाँ से वहाँ की ओर चलते हैं। ऐसा ही आंग्ल भाषा में होता है, जैसे अंग्रेजी की लिपि है रोमन, उसमें भी ऐसे ही होता है, आप यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं, यानी बाईं से दाईं ओर। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित आकार होता है। आप देख रहे हैं सभी वर्ण एक ही आकार के हैं, प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित आकार होता है। तीसरा बिंदु है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। मैंने आप सभी के समक्ष एक ज्वलंत उदाहरण दिया, मैंने जैसा बोला वैसा ही यहाँ लिखा है। ठीक है। अब जो इसकी हम लास्ट जो अंतिम विशेषता है उसके बारे में बात करें तो वो ये है कि प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। प्रत्येक शब्द के ऊपर आप देख सकते हैं सभी के ऊपर एक जो रेखा है वो अंकित की गई है, खींची गई है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है। पहले में हमने क्या जाना? देवनागरी लिपि का नामांकन। दूसरे में हमने क्या जानकारी हासिल की? देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब हम जानेंगे कि देवनागरी लिपि के अन्य नाम क्या हैं। देवनागरी लिपि के अन्य नाम। तो विद्यार्थियों, इसके अन्य नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसको नागर लिपि भी कहा जाता है। दूसरा इसको नागरी लिपि भी कहा जाता है। तीसरा इसको देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। और चौथा इसको लोकनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो चार अन्य नाम हैं, कौन कौन से? नागर लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और लोकनागरी लिपि। इन नामों से भी देवनागरी लिपि को जाना जाता है। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि कुछ अन्य भाषाएं और उनकी लिपियां किस प्रकार हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ
ये अपना चौथा बिंदु है, अन्य भाषाएं और उनसे संबंधित लिपियां। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा अंग्रेजी। एक मिनट, यहाँ पे हम लिखते हैं लिपि, सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे भाषा और यहाँ लिखेंगे उसकी लिपि। ध्यान से देखिएगा, अपना चौथा बिंदु है अन्य भाषाएं और उनसे संबंधित लिपियाँ। ये जरूरी नहीं है कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है ना। देखिए, भाषा कौन सी हो गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया अंग्रेजी। भाषा जैसे कौन सी हो गई, सबसे पहले अंग्रेजी, अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी है, रोमन। ये याद रखने वाली बातें हैं विद्यार्थियों। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि अन्य भाषाएं और उससे संबंधित लिपियां। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है भाषा और फिर आगे लिखा है लिपि, है ना। तो भाषा सबसे पहले हमारी आ गई आंग्ल भाषा, है ना, अंग्रेजी, जिसे आप अंग्रेजी कहते हैं। तो अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी है, रोमन, ठीक है। हिंदी की लिपि कौन सी आ गई, देवनागरी। उसके बाद में उर्दू की प्राचीन लिपि कौन सी आ गई, फारसी, ठीक है। और पंजाबी की लिपि कौन सी आ गई, गुरुमुखी। समझ में आ गया। तो ये आज हमारा जो एक महत्वपूर्ण विषय था जो लिपि पर आधारित था, जिसमें हमने आज लिपि का जो नाम है, देवनागरी लिपि कैसे पढ़ा, देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं, देवनागरी लिपि के अन्य नाम क्या क्या हैं और अन्य भाषाएं और उससे संबंधित लिपियां कौन कौन सी है, इस विषय पर चर्चा की। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।